गुड मॉर्निंग क्लास 12th। एज़ यू नो, नेशनल इनकम चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम में सबसे फर्स्ट मेथड हमारा आता है वैल्यू एडिड मेथड, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड। तो इन द वैल्यू एडिड मेथड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडिड मेथड। कैसे हम किस मेथड से क्या स्टेप यूज़ करके क्या वैल्यू एडिड मेथड से हम नेशनल इनकम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या आता है, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स। मतलब कि आपने कितनी यूनिट्स जनरेट करी हैं किस किस सेक्टर में, पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो हमारी चीज़ें मतलब नेचुरल चीज़ें हैं, माइनिंग है, कूलिंग है, कोलिंग है, फार्मिंग है, फॉरेस्टिंग है, वो सब उसमें आ गया प्राइमरी में। फिशिंग है। और सेकेंडरी में जहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वी आर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स, वो सेकेंडरी में आ गया। टर्शरी में हमारी सारी सर्विसेज आ गई। तो इन तीनों सेक्टर्स ने मिलकर कितने कितनी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज जनरेट करे हैं, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय सेकेंडरी, ग्रॉस वैल्यू एडिड बाय टर्शरी, इन तीनों को ऐड कर देंगे। इन तीनों को ऐड करने के बाद वी आर गोइंग टू एस्टिमेट जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी यानी उनका मार्केट प्राइस कितना है। और मार्केट प्राइस के लिए क्या करेंगे, इन द सेकेंड स्टेप ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस ऑफ ईच सेक्टर इज कैलकुलेटिंग एंड सम टोटल ऑफ जी ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस इज ऑफ ऑल सेक्टर्स। जितना भी हमारा सारे सेक्टर्स का ग्रॉस वैल्यू एडिड आया है उन सबको ऐड कर दो। भाई कितने का प्राइमरी सेक्टर में सामान प्रोड्यूस हुआ, कितने अमाउंट का सेकेंडरी के द्वारा करा गया, कितने अमाउंट का टर्शरी सेक्टर ने करा, उन तीनों को व्हेन वी सम अप ऐड करते हैं तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब पूरी इकॉनमी में कितनी वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ है, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। फिर थर्ड स्टेप, जब हमें ग्रॉस वैल्यू एडिड मिल जाता है तो थर्ड स्टेप हमारा क्या आता है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब बताया था ना हमने आपको, डोमेस्टिक इनकम मतलब कि जो इनकम विद इन द बाउंड्री रहकर अर्न करी जाती है, फिर इट डजेंट मैटर द इनकम अर्न बाय द रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री और नॉन रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री और नॉन रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री। बट बस शर्त क्या है, ये इनकम कहाँ से आई, कहाँ की कैलकुलेट करेंगे, वो फैक्टर इनकम कैलकुलेट करेंगे जो हमारी बाउंड्री, कंट्री बाउंड्री के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहकर अर्न करी गई है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जीडीपी एट एमपी से डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करना। और एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने फाइंड करा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो ग्रॉस वैल्यू को नेट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, लेकिन सिर्फ ग्रॉस में ही नहीं, आंसर फैक्टर कॉस्ट में भी चाहिए। और जीडीपी एट एमपी वो मार्केट प्राइस में आंसर है, हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट में। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हम क्या करेंगे, जीडीपी एट एमपी में से एनआईटी को भी माइनस कर देंगे। ठीक है ना भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस वैल्यू है, नेट में चाहिए, इसलिए हमने ग्रॉस वैल्यू में से डैप माइनस करा। फिर ग्रॉस वैल्यू मार्केट प्राइस पे गिवन है, बट हमें नेट वैल्यू चाहिए फैक्टर कॉस्ट में, इसलिए हमने उसमें से एनआईटी को भी माइनस कर दिया। नाउ वी विल गेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम के बाद हमने क्या किस चीज़ के स्टेप्स कैलकुलेट कर रहे हैं, नेशनल इनकम के। नाउ वी कन्वर्ट द एग्रीगेट इनटू नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, डोमेस्टिक इनकम में तो हमने उनकी इनकम भी ली है जो हमारी कंट्री के रेजिडेंशिप में काउंट नहीं होते, ठीक है ना। तो उनकी इनकम घटा देंगे, यानी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो इनकम एक्चुअली में अब्रॉड की है वो माइनस हो गई। तो कुछ ऐसे रेजिडेंट्स भी तो होंगे जो हमारी कंट्री में नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं, लेकिन कंट्री के बाहर है, उनकी इनकम को प्लस कर लेंगे। तो जो इनकम हमारे पास आ रही है बाहर से वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और जो हमने दी वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फीफा माइनस फीटा करके क्या आता है, एनएफआईए। तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे आने के लिए हम एनएफआई को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। ठीक, तो ये तो हमारा स्टेप्स हुआ कि वैल्यू एडिड मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं।
फिर नेक्स्ट आती है हमारी प्रिकॉशंस। प्रिकॉशन मतलब कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, देयर आर सम प्रिकॉशंस। तो फर्स्ट प्रिकॉशन इज़ दैट कि जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं वाइल वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं हमेशा। फिर सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नॉट इंक्लूडेड। वाई? क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम मार्केट में बिकी होगी चीज़, है ना, तब उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी ले ली होगी, तो सेकेंड हैंड गुड्स का सेल परचेज इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अगर किसी का बिजनेस है सेल एंड परचेज करने का ही, कोई एज अ ब्रोकर या एज अ डीलर काम कर रहा है जिसका काम ही सेल एंड परचेज करने का है, तो उसका जो कमीशन बनता है बाय सेल और परचेज ऑफ गुड्स, उसका जो ब्रोकरेज बनता है, उस चीज़ को हम उसमें इंक्लूड करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन और डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। अगर हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई चीज़ सर्विसेज अपने ही घर में दे रहे हैं, अपने ही लोगों के लिए यूज़ कर रहे हैं, सर्विसेज ओनली, इफ़ वी आर गिविंग सर्विसेज टू देयर ओन हाउस, तो उसका हम कोई अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। जब हम अपने घर के लिए कोई सर्विसेज देते हैं तो उस सर्विसेज को हम प्राइसलेस, उसका कोई अमाउंट कैलकुलेशन नहीं होता है। लेकिन अगर हम वहीं दूसरी तरफ गुड्स जनरेट कर रहे हैं फॉर सेल्फ कंजप्शन, एक किसान है वो खेती करता है, अनाज प्रोड्यूस कर रहा है, उस अनाज को अपने घर में यूज़ कर रहा है, तो उसकी तो मार्केट वैल्यू है, उसका तो हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, सर्विसेज का नहीं निकाल सकते। घर में मम्मी है, रोटी बना रही है, साफ़ सफाई कर रही है, कपड़े धो रही है, तो वो उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकती क्योंकि वो सब काम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कर रही है। लेकिन अब कोई गुड्स जनरेट करते हो आप, ठीक है ना, कोई गुड्स जनरेट कर रहे हो और उस चीज़ की मार्केट वैल्यू है, तो वो आप एस्टिमेट कर सकते हो। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन ऑफ गुड्स आर द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, उसे इंक्लूड करेंगे। लेकिन प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन ऑफ सर्विसेज को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते क्योंकि हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट आता है आपका इम्पुटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज शुड बी इंक्लूडेड। यानी अगर आप किसी अपने घर में रह रहे हैं, उस घर का आप इजीली रेंट कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई जितने बड़े घर में आप रह रहे हो, अगर इतना बड़ा घर आप बाहर पर लेते, उसका कितना किराया होता, कितना देते। तो इफ़ यू हैव ओन हाउस तो आप उसका इजीली रेंट कैलकुलेट कर सकते हो और उसको हम इंक्लूड करेंगे वाइल वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक जो कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, उसको अगर हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, तो जितना भी इंक्रीज़ हुआ है उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। फिर परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ये जो हमारे शेयर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हैं, इनका परचेज हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते बिकॉज दीज आर फाइनेंशियल एसेट्स। ये फाइनेंशियल एसेट्स है, इसलिए इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारी इकॉनमी के गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो में इनका कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। दीज आर कंसिडर एज ओनली फाइनेंशियल एसेट्स, तो इसलिए इनका भी सेल परचेज का अमाउंट नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। लेकिन जो लोग ब्रोकर्स हैं और अंडर राइटर्स है, वो अगर सेल परचेज करते हैं उस पर उन्हें कमीशन मिलता है। अगर आप फाइनेंशियल एसेट्स का सेल परचेज कर रहे हो, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स का, उस पर जो कमीशन बनता है वो कमीशन हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो दीज आर द प्रिकॉशंस जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड। फाइन, इन प्रिकॉशंस की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को सॉल्व करते हैं। कई बार ऐसा होता है बेटा, बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें ट्रांजैक्शंस गिवन होती हैं और उन ट्रांजैक्शंस में पूछता है कि बताइए ट्रांजैक्शन नेशनल इनकम में आएगी या नहीं आएगी। तो विद रीज़न बताना होता है आपको, ये नहीं कि येस और नो लिख दिया आपका हो गया काम। येस और नो लिखोगे तो नंबर मिलेंगे 0, क्योंकि जब तक आप उसका एक वैलिड रीज़न नहीं दोगे यू विल नॉट गेट द मार्क्स। फाइन, तो अगर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में विद रीज़न आता है तो यू हैव टू राइट द रीज़न, और रीज़न सही होना चाहिए। और नेशनल इनकम में कोई आइटम आती है या नहीं आती, क्यों नहीं आती, क्या रीज़न है, वो रीजंस आपको इन प्रिकॉशंस में मिलेंगे। दैट्स वाई आई एक्सप्लेन यू ऑल द प्रिकॉशंस। फाइन, तो ये प्रिकॉशंस आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है ध्यान से, क्योंकि कई बार बच्चे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते, तो ये वाला क्वेश्चंस आपका ऑप्शन में आता है। तो इफ़ यू नॉट एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली अटेंड कर सकते हैं। ठीक है क्लास, थैंक यू बेटा।